नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने चैप्टर के अंदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट कितने प्रकार के होते हैं वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और जिसमें हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मोनार्की के बारे में, ठीक ना। हालांकि एक और होता है गवर्नमेंट का टाइप जिसको हम लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप, वो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग दो ही पढ़ लेंगे, दो ही दिया हुआ है इसमें। इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि गवर्नमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, या फिर आप इसको डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। देखा जाए इसमें क्या लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल सेलेक्ट देयर लीडर, यानी कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का ऐसा टाइप है जिसमें हम लोग खुद से अपने लीडर को चुनते हैं। और कैसे चुनते हैं भाई? वोट देकर, है ना। हम लोग जो वोट देते हैं हर 5 साल पे, वही तरीका हमारा हो गया अपने लीडर को चुनने का, यानी कि सेलेक्ट करने का, ठीक है। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसमें हम लोग खुद से अपने लीडर को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि चुनते हैं, और वो भी कैसे? वोट देकर। ओके, अगला, इन अ डेमोक्रेसी पीपल गिव द पावर टू गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड इन्फोर्स लॉज। देखो, हम लोगों ने अपने लीडर को खुद चुना है वोट देकर, इसका मतलब हम लोग गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं? पावर दे रहे हैं। मतलब समझो, फिर से कहना चाहेंगे हम यहाँ पे कि हम लोगों ने अपने लीडर को चुना और वही सारे लीडर मिलकर क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं, है ना। तो हम लोगों ने बेसिकली अपने गवर्नमेंट को ये पावर दिया है वोट देकर कि भैया आप हमारे लिए कानून बनाइए, नियम बनाइए, आप हमारे लिए अच्छे अच्छे डिसीजन लीजिए जिससे हम लोगों का क्या हो सके? भलाई हो सके, ठीक है ना। ये केवल और केवल किस में पॉसिबल है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही केवल ये पॉसिबल है, और किसी में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे, इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिसीजंस टू द पीपल, यानी कि डेमोक्रेसी में जो भी गवर्नमेंट काम करेगी हर काम का जवाब देना पड़ता है लोगों को। मतलब कि यदि गवर्नमेंट कोई नियम निकाल रही है तो वो नियम कैसे निकला, वो नियम क्यों निकला, वो नियम किसको फ़ायदा पहुंचाएगा, उस नियम से किसी को तकलीफ तो नहीं होगा, ये सारा का सारा जवाब देना पड़ता है। किसको? गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। और वो भी जवाब वो किसको देगा? हम आम आदमी को देगा। यदि हम लोग पूछेंगे तो, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि गवर्नमेंट ने कोई कानून निकाला, अब हमको ये जानना है कि गवर्नमेंट ने वो कानून कैसे निकाला। तो हम पूछ सकते हैं सरकार से, गवर्नमेंट से, कि आपने एक कानून कैसे निकाला, किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए निकाला, क्या इस कानून से सबको फ़ायदा पहुँचेगा, क्या इस कानून से किसी को तकलीफ तो नहीं होगा। हम लोग सवाल जवाब अपने गवर्नमेंट से कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारा का सारा फीचर्स केवल किस में पॉसिबल हो सकता है? डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही पॉसिबल है। तो ये हो गया हमारा डेमोक्रेसी के बारे में। अगला अगला हमारा है मोनार्की। चलिए जरा मोनार्की के बारे में भी देख लीजिए क्या होता है। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज अ किंग और अ क्वीन हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मोनार्की में ना गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो या तो राजा होता है या तो रानी होती है। तो अब जरा बताइए, हमारे इंडिया में कैसा गवर्नमेंट है? मोनार्की वाला या डेमोक्रेसी वाला? डेमोक्रेसी वाला है भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपने लीडर को खुद वोट देकर जिताते हैं और वो सरकार बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है, तो वो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे लिए बेहतर डिसीजन लेते हैं। लेकिन मोनार्की में क्या होगा? गवर्नमेंट का हेड कौन होगा? गवर्नमेंट का मतलब कि जो हम गवर्नमेंट का जो हेड होगा वो कौन होगा? या तो राजा या फिर रानी हो सकती है, ठीक ना। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इंडिया में फिर क्या है? डेमोक्रेसी है ना। क्या हमारे इंडिया में आज राजा रानी वाला सिस्टम चलता है क्या? नहीं है, सिंपल नहीं है। तो हमारे इंडिया में आज क्या हुआ? डेमोक्रेसी है। हमारे इंडिया में मोनार्की नहीं है। पूछो। हाँ बिल्कुल, कुछ कंट्री में आज ही मोनार्की का सिस्टम है, बिल्कुल है। लेकिन अब मोनार्की वाला सिस्टम ना बहुत कम कंट्री में है, बहुत कम, ना के बराबर। अधिकतर कंट्री में आज फिर क्या है? डेमोक्रेसी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के गवर्नमेंट में जो हेड होता है गवर्नमेंट का वो कौन होता है? या तो राजा या फिर रानी, ठीक ना। द किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट, यानी कि इस प्रकार के गवर्नमेंट में पूरा का पूरा पावर किसके पास होता है? राजा या फिर रानी के पास पूरा पावर होता है। किस चीज़ का पावर भाई? किसी भी प्रकार के डिसीजन को लेने का, यानी कि कौन सा डिसीजन लेना है, क्या करना है कंट्री में, क्या नहीं करना है, ये सारा का सारा डिसीजन कौन लेता है इस प्रकार के गवर्नमेंट में? या तो राजा या फिर रानी। जो भी वहाँ का है, या तो राजा है तो राजा लेगा, रानी है तो रानी लेगी, ठीक है ना। डिसीजन वही लेते हैं फाइनल। आगे, द मोनार्क मे हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क, यानी कि
मोनार्की वाले सिस्टम में कोई भी डिसीजन लेना होगा ना तो डिसीजन कौन लेगा, या तो राजा या फिर रानी। लेकिन मान लीजिए कि राजा या फिर रानी को मन किया कि यार थोड़ा सा ना अपने बड़े बड़े मंत्री को पास में बैठाया जाए, उससे पूछा जाए कि ये कानून निकालना है कि नहीं निकालना है, लेकिन अभी भी सहमति वो ले सकता है सबसे, राय विचार कर सकता है सबसे, लेकिन फाइनल डिसीजन जो अभी भी वो किसके हाथ में है, राजा या फिर रानी के हाथ में। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि यदि राजा रानी का मन किया कि चलो लोगों से भी पूछ लेते हैं कि ये कानून सही है कि गलत है, मान लो कि लोगों को लग रहा है कि ये कानून ना गलत है, लेकिन राजा को लग रहा है कि नहीं कानून बढ़िया है, अच्छा है, तो बताओ यहाँ पे बात किसका चलेगा, लोगों का चलेगा या राजा का चलेगा, राजा का चलेगा। कहने का मतलब जो फाइनल डिसीजन जो है वो अभी अभी किसके हाथ में है, राजा के हाथ में ही होता है, और राजा जो चाहेगा वही डिसीजन होगा। राजा चाहेगा कि ये कानून अप्लाई होना चाहिए तो हो जाएगा, राजा चाहेगा कि ये कानून अप्लाई नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा, सिंपल। यानी कि फाइनल डिसीजन जो है वो राजा के हाथ में ही होता है या फिर रानी के हाथ में। इन अ मोनार्की किंग्स और क्वींस डू नॉट एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिसीजंस टू द पीपल। यानी कि अच्छा डेमोक्रेसी में आपने क्या पढ़ा, डेमोक्रेसी में आपने ये पढ़ा कि गवर्नमेंट जो भी बात मतलब गवर्नमेंट जो भी काम करेगी उसको जवाब देना पड़ेगा हम लोगों को। यानी कि गवर्नमेंट से यदि हम पूछेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन क्या आप राजा या फिर रानी से सवाल जवाब कर सकते हैं कि आपने ये क्यों किया, किसको पूछ के किया, क्या ऐसा आप राजा रानी से सवाल पूछ सकते हैं? क्या नहीं पूछ सकते, आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। समझ रहे बात को? यानी कि मोनार्की में आप सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं, लेकिन सवाल जवाब आप कहाँ पे कर सकते हैं, फिर डेमोक्रेसी में कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का हमारा दो प्रकार का गवर्नमेंट था, दोनों हमारा खत्म हुआ। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सिंपल सा मतलब है ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पे अपने लीडर को हम लोग क्या करते हैं, खुद से चुनते हैं वोट देकर। तो बताओ हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई। क्यों है? क्योंकि हम लोग अपने लीडर को खुद वोट देकर जिताते हैं, चुनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है देखा जाए। पहला पॉइंट इसमें यही लिखा हुआ है कि इन इंडिया देयर इज डेमोक्रेसी। यानी कि इंडिया में क्या है, इंडिया में डेमोक्रेसी है। आगे, द मेन फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल हैव द पावर टू एलेक्ट देयर लीडर्स। यानी कि डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा फीचर होता है, डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा फीचर होता है वो ये कि यहाँ पे हम लोग अपने लीडर को खुद से चुनते हैं, वो भी कैसे, वोट देकर। ठीक है ना, वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि द मेन फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। यानी कि डेमोक्रेसी में लोगों के पास पावर होता है अपने लीडर को चुनने का। लेकिन क्या मोनार्की में ऐसा है? नहीं, मोनार्की में तो आप लीडर चुन ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं चुन सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे सिस्टम राजा रानी वाला होता है। पूछो। हाँ, राजा रानी बदलते हैं, लेकिन मान लो कि राजा रानी मर गया तो फिर अगला राजा रानी कौन बनेगा? उसका या तो बेटा या फिर बेटी। इसमें वही चीज़ चलता रहता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो डेमोक्रेसी में जो चुनने का अधिकार है वो हमारे ही पास है। आगे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब जहाँ पे हम लोग अपने लीडर को खुद चुनते हैं उसी को हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। समझिएगा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे हम लोग अपने लीडर को खुद चुनते हैं वोट देकर। तो इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। यानी कि हमारे कंट्री में जो भी नियम कानून बनता है क्या उसमें हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं। फिर उसमें हमारा पार्टिसिपेट करता कौन है? हमारा लीडर। यानी कि कोई भी कानून बनना होगा तो क्या गवर्नमेंट हमसे पूछने के लिए आएगी कि भाई आप खुश हैं कि नहीं, नाराज़ हैं कि नाराज़ हैं कि खुश हैं इस कानून से? हमसे पूछेगी कभी वो? नहीं। फिर वो पूछती किससे है? हमारे लीडर से, जिसको हम लोग वोट देकर जिताते हैं, उससे पूछती है गवर्नमेंट कि ये कानून निकलने जा रहा है, आप खुश हैं या नाराज हैं? समझ रहे बात को? उससे पूछते हैं। लेकिन हम लोगों से कभी पूछने, हाँ हाँ बिल्कुल, लीडर पार्टी का, यानी कि गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो पूछता है। मतलब ये हो गया कि यदि कोई भी कानून निकलेगा हमारे भारत में, कोई भी मान लिया कोई भी कानून हमारे भारत में लॉन्च होने वाला है, तो क्या लगता है आपको सरकार के हम लोगों से गली गली पूछने के लिए आएगी कि आप खुश हैं कि नहीं, इस कानून से लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपसे पूछेगी कभी? हमसे पूछेगी कभी? नहीं। फिर वो पूछती किससे है? हमारे लीडर से, मतलब कि जिसको हम लोग वोट देकर जिताते हैं ना, उससे पूछती है सरकार कि आप खुश हैं कि नाराज हैं। ठीक है, नहीं, सभी लोग से पूछते हैं, जितने भी हमारे लीडर हैं ना सभी से पूछते हैं। मतलब लीडर हमारे जितने भी हैं सभी से पूछते हैं वो लोग, लेकिन हम लोगों से डायरेक्टली कभी आके वो नहीं पूछेंगे। आगे,
दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द इंटायर पॉपुलेशन। और जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जितने भी हमारे लीडर हैं बड़े बड़े, सब एक जगह पर बैठते हैं। और वो जगह कहाँ पे बताओ? दिल्ली में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि पार्लियामेंट जिसको हम लोग कहते हैं। पार्लियामेंट मतलब दो हाउस, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो यहीं पे हमारे सारे के सारे लीडर बैठते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, और वहीं पे हमारे सारे लीडर बैठ के कानून बनाते हैं। अब पूछो क्या डाउट है? बहुत लंबा डिफरेंस है, बताएंगे आपको कभी हम, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि जो भी हमारे लीडर हैं वो सारे के सारे कहाँ पे बैठते हैं? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में कितने हाउस? दो हाउस, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इन दोनों में हमारे लीडर बैठते हैं और वो लोग सभी मिलकर हमारे कंट्री के लिए नियम कानून बनाते हैं। और वो जो नियम कानून बनाएंगे वो पूरे कंट्री पे अप्लाई होगा, पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा। ठीक है, आगे। देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन, पुअर एंड द अनएजुकेटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। हमारा अच्छा, जैसे आज हमारे इंडिया में जो कोई इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन में वोट कौन कर सकता है? वो हर लड़का या फिर लड़की कर सकती है वोट, जिसका कि एज 18 साल या 18 साल से ऊपर का है, वो आज कर सकते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ये सिस्टम पहले से इतना तगड़ा नहीं था। मतलब कि हमारे इंडिया में सबको वोटिंग राइट पहले नहीं था। मतलब कि हमारे इंडिया में सब कोई पहले वोट नहीं कर सकता था। जैसे महिला, गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी, ये सब पहले वोट नहीं कर सकता था। लेकिन आज हमारे भारत में वो हर लड़का या फिर लड़की, चाहे वो पढ़ा है या नहीं, लड़का है कि लड़की है, गरीब है कि अमीर है, हर वो लड़का लड़की वोट कर सकता है जिसका कि उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है। लेकिन क्या ये ऐसा सिचुएशन हमारे भारत में पहले से भी था? नहीं, पहले तो महिलाएं, गरीब और अनपढ़ ये लोग वोट नहीं कर सकते थे, उनको परमिशन नहीं था। लेकिन आज हमारे भारत में हर कोई वोट कर सकता है, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो, लड़का हो लड़की हो, पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो, सब कोई वोट कर सकता है। बस उसका उम्र कितना होना चाहिए? 18 साल या 18 साल से ऊपर है, तो वो वोट कर सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ अगला कि मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? इसका मतलब भाई देखो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि वो हर लड़का, वो हर लड़की जिसका एज 18 साल या 18 साल से ऊपर हो चुका है वो वोट कर सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब मेरे हिसाब से इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलो, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक और टॉपिक के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को कोई समस्या इसमें? चलिए, कोई समस्या नहीं है तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।